हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में एक नए चैप्टर की बिगनिंग कर रहे हैं। वो चैप्टर है, देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 NCERT के बुक में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को। मैं आपको विश्वास पहले दिला दूं कि जितने भी लेक्चर बनेंगे इसके देखिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। आपका 12th लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो चाहे NCERT के हों चाहे अदर बुक के, और प्लस मैं साथ ही साथ आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि IIT JEE नीट वगैरह का कराऊंगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को मैं जो पढ़ाने चल रहा हूँ, अगर इसको आप देख लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में, खासतौर से न्यूमेरिकल, क्योंकि यह न्यूमेरिकल बेस्ड है यहाँ पर, तो न्यूमेरिकल में तो कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अच्छा, न्यूमेरिकल वही बच्चा लगा सकता है जिसको थ्योरी एकदम क्लियर हो। तो कहने का मतलब क्या है कि इस चैप्टर में, ठीक है ना, इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लेंगे ढंग से तो आपको जो है कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन आपका ये काम बनता है कि लेक्चर को कंप्लीट देखें। ठीक है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, मैक्सिमम 4 मार्क्स का आता है। कितने का? 4 नंबर का। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैक्सिमम, ठीक है, 4 नंबर आपको देकर के जाएगा। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ, मेरे बनाए हुए हर एक लेक्चर को यदि आप देखते हैं तो आपका ये 4 नंबर से 3 नंबर नहीं होने दूंगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, 4 नंबर से 3 नंबर नहीं होने दूंगा, आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने चल रहे हैं। इसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा वो एकदम बेसिक होगा। पहले इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों को देखने में इतने लंबे लंबे रिएक्शन होते हैं, उनको बहुत टफ लगता है। लेकिन मैं फिर से वही मैं कह रहा हूँ कि विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसको ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज के बाद। ठीक है, आज तो बेसिक बात करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में भी, लेकिन आप इसको देखे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए रोज़ की तरह आपको क्या करना है, हम पेन और कॉपी लेकर के वीडियो के सामने बैठ जाना है। ठीक है, और एंजॉय करना है लेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रो, एक यहाँ एक शब्द लिखा है और एक लिखा है केमिस्ट्री, 2 शब्द मिलकर बनाना। इलेक्ट्रो, इन बीच में अगर दरार डाल दिया जाए तो एक हो गया इलेक्ट्रो और एक क्या हो गया, केमिस्ट्री। ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखिए। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब हुआ वैद्युत ऊर्जा। अच्छा, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का यहाँ पर सीधा मतलब होगा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लेक्चर छोड़ के मत भागिए। जो बच्चे आते हैं 1-2 मिनट देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में वाला। मैंने पहले ही गारंटी ले लिया है कि NCERT IIT JEE नीट तक के कोई क्वेश्चन आपका बच नहीं पाएगा अगर आप पूरा जो है इस लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, इसको नहीं मतलब आने वाले सारे लेक्चर को यदि आप देख लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ देखिए। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री मीन्स होता है केमिकल एनर्जी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए। इस चैप्टर में हमें बेसिक जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या, देखिए। यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर लिखा है केमिकल एनर्जी। तो इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत मुझे अध्ययन करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वैद्युत ऊर्जा को कैसे चेंज करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। क्या हमने कहा, इस चैप्टर में जो हमें अध्ययन करना है वो है कि वैद्युत ऊर्जा को कैसे चेंज करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। और दूसरा हमें इसी चैप्टर में अध्ययन करना है कि रासायनिक ऊर्जा को कैसे चेंज करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी को कैसे चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या क्लियर हुआ? यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, यानी चेंज करने का अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए अब सर हम बात ये करते हैं कि हमें ये कैसे चेंज होता है ना, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज करेगा उस सेल का क्या नाम होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए इसका एक मैं एग्जांपल ले लूँ। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास जो बैटरी होती है, बैटरी ना, देखिए ना, बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी भरी होती है। ठीक है, उससे आप बल्ब वगैरह जला लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बैटरी क्या कर रही है, बैटरी आपकी केमिकल एनर्जी को चेंज कर रही है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहीं जस्ट इसका अपोजिट का क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब आपकी लाइट, जैसे इन्वर्टर है, लाइट चली जाती है तो क्या होता है, लाइट आ जाती है, जैसे बैटरी है आपके पास, तो बैटरी को हम लोग क्या देते हैं बताइए, हम लोग देते हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बैटरी आपका क्या होने लगता है, चार्ज। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। बात समझ में है? उस स्थिति में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में। और आपके पास सिंपल जो सेल होता है उसमें क्या होता है, केमिकल भरा होता है ना। जैसे आप बैटरी देखते हैं, घड़ी वाली बैटरी है ना, दीवार या हैंड जो आती है उसमें क्या होता है, केमिकल भरा होता है, उससे चेंज होता है क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी चेंज हो जाता है किसमें बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी में जिस सेल के बारे में हमें पढ़ना है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिए, इसी के सब पार्ट है, इसमें दो ही सेल हमें पढ़ना है ना। दो सेल कौन कौन से पढ़ने हैं, यानी उस सेल के बारे में पढ़ना है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में, और दूसरा सेल हमें वो पढ़ना है जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये दो सेल पढ़ने हैं। और तीसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंडक्टेंस, यानी चालकता। ये कुल मिला के मैं कहूँ तो इस चैप्टर में मुझे केवल 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन वो 3 टॉपिक बहुत विस्तार से हैं, ऐसे नहीं बस ईजी हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, ये पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, फिर केमिकल एनर्जी, मतलब यहाँ पर एक सेल होगा, एक सेल यहाँ पर होगा, तीसरा टॉपिक हमारा होगा कंडक्टेंस। तो टोटल कितने टॉपिक हो गए, 3। तो देखिए अब हम बात कर रहे थे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा सेल, मतलब कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सेल चेंज करता है उसका क्या नाम होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को बोलते हैं वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल। ठीक, इंग्लिश देख लीजिएगा। दूसरा इसी को बोलते हैं डेनियल सेल, ठीक, यानी इसमें हमें ये पढ़ना है। ठीक है ना, और इसी के अंतर्गत मैं ये कह दूं तो गैल्वेनिक सेल है। कौन सा, देखिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है, उसके अंतर्गत आता है हमारा कौन सा सेल बताइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, उसी का अगर मैं नाम और दूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कहते हैं वोल्टेइक सेल, या गैल्वेनिक सेल, या डेनियल सेल। डेनियल सेल लिख लिए ना, अच्छा गैल्वेनिक सेल नहीं लिखे, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये है, क्या समझ में आ गया, फिर सुन लीजिए। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है जो सेल, उसका क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी का और नाम होता है वोल्टेइक सेल, ठीक, डेनियल सेल, और एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल। ये सब अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं तो अलग अलग इनका नाम होता है, पर सभी पार्ट होते हैं किसके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। अब इन सेलों में जो आपको पढ़ना है वो है आपका गैल्वेनिक सेल। कौन सा है, गैल्वेनिक सेल। ये सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब यहाँ पर और इसी के में टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे फाइंड किया जाता है वो हम सीखेंगे, ठीक है, नेसेट समीकरण से, ठीक है। उसके बाद सेल का स्थिरांक ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, सेल स्थिरांक ज्ञात करेंगे इसी में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ये पूरा प्रॉस्पेक्टस बता रहे हैं, बहुत लंबा नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारा पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंतर्गत यानी ऐसा सेल जो क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर दे केमिकल एनर्जी में, ऐसे सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक, ये इसका नाम होता है। समझ में आ गया। तो यही कुछ बेसिक बातें हैं। ये सेल हो गए, इसको हमें पढ़ना है, ये सेल हो गए, इसके पढ़ना है, और तीसरा हमें पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस का मतलब होता है चालकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, चालकता के बारे में। ये हो गया आपका चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़, इसमें बेसिक बातें आज हमें करनी है, तो पहले ये आपको क्लियर हो गया, बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। चलो आगे मैं ये बात बताऊं, तो सबसे पहले इसमें आपको बार बार देखना पड़ेगा एनोड, है ना, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये दो चीज़ मुझे देखना पड़ते हैं। पूरे सेल में आपको एनोड और कैथोड को पढ़ते मतलब पूरे सेल में ही कहीं ना कहीं हमेशा एनोड और कैथोड आएगा। तो मैं पहले चर्चा कर ले रहा हूँ कि एनोड क्या होते हैं और कैथोड क्या होते हैं। ध्यान समझिए, एनोड क्या होते हैं और कैथोड क्या होते हैं। इन दोनों को समझने से पहले कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक ना, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसकी हिंदी होती है क्या चीज़, इसकी हिंदी क्या होती है, चलो भी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण हो और अपचयन हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन और क्या हो, रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण हो, है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक ना। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेंगे। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले इस बात को कंफर्म करिए। आपने बता दिया कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होता हो, रिडक्शन होता हो, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की हिंदी होती है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ध्यान समझिए, ऑक्सीकरण क्या होता है, यदि कोई, ध्यान समझिए, यदि कोई एलिमेंट क्या करें, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे किसी रिएक्शन में, यदि कोई एलिमेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को मैं कहूँगा, यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है उसे मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन। जैसे समझिए एग्जाम्पल समझिए, मैं ये कह दूं कि जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो इसके ऊपर कितने प्लस आएंगे, 1 प्लस। कितना प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा। तो यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो बन गया Na+। तो मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि सोडियम क्या हुआ, तो आप बताएंगे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, अर्थात सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन। क्लियर हुआ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जब रिएक्शन में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ये ऑक्सीकरण है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और देखिए,
ऑक्सीडेशन में, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पर मैं अगर पूछूं कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है तो 0, मैं ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया +1, तो यहाँ 0 से कितना हुआ है 1, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। 0 से कितना हो गया 1, ठीक है 0 से 1 हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में इसकी क्या हुई, इंक्रीमेंट या डिक्रीज, इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया। तो अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। जैसे ध्यान समझिए, अगर मैं ये कह दूँ कि Mg ने बना दिया Mg++ और +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर Mg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, यहाँ पर कितने हो गए 2, बढ़ गया ना, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यानी ऐसे रिएक्शन को मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ, ध्यान समझिए कि Mg+ रिएक्शन मार्क Mg+++1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ सर? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास +1 था, यहाँ पर +2 हो गया। देखिए +1 एक ही प्लस था, यहाँ 2 प्लस हो गया, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। तो उम्मीद करते हैं आपको कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरी मैं बात समझाता हूँ आपको। तो ऑक्सीडेशन का अगर ओवरव्यू मैं दे दूं तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट, यानी हम कह दूं ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, देता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि यदि किसी जो है रिएक्शन में किसी एलिमेंट का यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो वह उसे कहूँगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर दूसरी बात आती है सर रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन मैं समझता हूँ, रिडक्शन का होता है हिंदी अपचयन। अपचयन क्या होता है, जस्ट उसी का अपोजिट है ना। हमने कहा कि कोई एलिमेंट रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और यदि कोई एलिमेंट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो कहलाता है रिडक्शन। क्लियर हो गया, जस्ट उसी का अपोजिट। तो जैसे मैं ये कह दूं कि ये Cl है और ये +1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनाएगा Cl-, क्या बना देगा Cl-। देखिए Cl था ना, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो बना दिया Cl-। ये रिएक्शन आपका कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है ना, यानी ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। समझ में आ गया, ये आपका कहलाएगा रिडक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर। देखिए यहाँ पर 2 डिफिनीशन बना सकते हैं। यदि किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट की, ठीक है ना, कोई एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो कहलाता है रिडक्शन। दूसरा ऐसा कह सकते हैं, यदि रिएक्शन में यदि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है यानी घटता है तो मैं कहूँगा कि वहाँ हो रहा है रिडक्शन। क्लियर हुआ। चलिए जैसे देखिए यहाँ पर Cl का 0, यहाँ पर कितना हो गया -1, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना, आप बताइए। हुआ सर, कैसे, देखो यहाँ 0, यहाँ कितना हो गया -1, घटा कि नहीं घटा, घट गया, तो ये कहलाता है रिडक्शन। तो रिडक्शन को याद करने के 2 हमारे पास फार्मूले हैं। क्या है, पहला फार्मूला कि अगर रिएक्शन में कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो कहलाता है रिडक्शन। दूसरा ऐसा समझ सकते हैं, यदि किसी रिएक्शन में यदि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यदि घटता है तो वो कहलाता है रिडक्शन। क्लियर हो गया। चलिए आप बताइए, यहाँ पर मैं ये लिख दूँ Mg+++1 इलेक्ट्रॉन = Mg+, क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन, तो सर रिडक्शन हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर +2 था Mg का ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कितना हो गया +1, तो घटा ना, तो यदि घटा तो इसका हो गया क्या चीज़, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। क्लियर हो गया भैया। तो आज के बाद आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया जी सर। तो मैं इस बात को मिटा दूं। चलिए, अगर यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया हो
तो हम लोग सबसे पहले अब सीखने का प्रयास करते हैं कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। ठीक है, देखिए मेरी पहली बात को समझ लेना, कभी भी इलेक्ट्रोड को देखो निगेटिव तो उसको मत बोल देना एनोड। ठीक है, जैसे आप देखते हैं बैटरी में दो ध्रुव होते हैं ना, दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखिए किसी भी बैटरी में, किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, है ना, ऐसे ही तो होता है सेल। चलो मैं मान लेता हूँ ये सेल है, ठीक है, ये यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर बढ़िया सेल, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, चलो कोई सोल्यूशन भरा हुआ है। तो मैं कब इसको मतलब मैं इस इलेक्ट्रोड को क्या कहूँगा, एनोड या कैथोड, या मैं इस सेल को क्या कहूँगा, एनोड या कैथोड, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। मुझे अब कंफर्म करना है कि मैं किस इलेक्ट्रोड को एनोड कहूँगा और किस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहूँगा। क्लियर हुआ? चलो ध्यान समझना, अगर कोई इलेक्ट्रोड, ध्यान समझिए, यदि कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अच्छा अगर डोनेट करता है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? हमने कहा यदि कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अर्थात डोनेट करेगा तो वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, और अगर ऐसा प्रोसेस है उस सेल में तो मैं उसे कहूँगा कि वो इलेक्ट्रोड होगा एनोड। क्या समझ में आ गया? फिर सुन लीजिए, तो मैं इसको क्या बोल दूँगा, एनोड। एनोड कब कहूँगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि अगर ये जिंक की रॉड है, किसकी रॉड है, जिंक की, ठीक है, अगर ये जिंक की रॉड, ये जिंक की रॉड यदि इस सोल्यूशन में ऐसे करे Zn रिएक्शन मार्क Zn डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या समझ में आया? यानी जिंक क्या कर रहा है कि इसमें घुल रहा है और दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है यहाँ पर, यानी ये कैसा करेगा कि दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ेगा तो यहाँ पर Zn डबल प्लस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना। तो अब मैं इस इलेक्ट्रोड को क्या नाम दूंगा, इस इलेक्ट्रोड को मैं नाम दूंगा एनोड। क्या समझ में आया? तो आप ये थ्योरी बनाइए कि बहुत कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। मेरी बात को समझ लेना, कोई भी सवाल आपका फंसेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हमने ये कहा कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसे मैं नाम दूंगा एनोड। क्या समझ में आ गया? नहीं आया? रटना कभी मत। जिस सेल पर क्या होगा, मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, मैं उसको कहूँगा एनोड। ठीक है, चलिए, और इसी का जस्ट अपोजिट, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा ऑक्सीडेशन, हुआ कि नहीं है? ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, देखिए Zn से Zn डबल प्लस हुआ, यानी यहाँ 0 था प्लस 2, हुआ कि नहीं हुआ जी? तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसको मैं दे दूंगा एनोड। अगर यहीं पर मान लो ये कापर की छड़ होती और ये कापर की छड़ ऐसे मुबाए खड़ी रहती, और यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, यहाँ पर मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता, ये क्या बना लेता है, Cu बना लेता कि नहीं बना लेता? पक्की बात, यहाँ पर Cu डबल प्लस है, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना ली, Cu। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हुआ सर, रिडक्शन हुआ जी सर, पक्का? यस सर, रिडक्शन हो गया। तो भैया यहाँ पर रिडक्शन कैसे हुआ पता करो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्लस 2, यहाँ पर कितना होगा, 0, घटा ना, घटा कि नहीं घटा? जी सर घट गया। अगर घटा तो रिडक्शन हुआ। अगर किसी इलेक्ट्रोड पर, ध्यान समझना, यदि किसी इलेक्ट्रोड पर ऐसा प्रोसेस होता है तो मैं उसको नाम दूंगा कैथोड। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि नहीं आया? 100% बताइए, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरी बात पूरा क्लियर है? तो आज के बाद आपको पहचानने में कोई दिक्कत होगी कि मैं एनोड किसे कहूँ और कैथोड किसे कहूँ, बस एक लॉजिक दिमाग में बैठा लेना है, बस एक ही लॉजिक। क्या है वो लॉजिक? ये है कि जिस इलेक्ट्रोड का, ध्यान समझिए, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा मैं उसे कहूँगा एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा मैं उसे कहूँगा कैथोड। डेट इज सॉल्व। क्लियर? ऑक्सीडेशन और ये एनोड और कैथोड में अब आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया? मिटा दूं? जी सर। एक बात मैं और यहाँ पर आपसे कर दूं चर्चा, एक्वस क्या होता है और मोल्टन क्या होता है, ऐसे कुछ शब्द आते जाएंगे। मैंने कहा ना ये एक बेसिक लेक्चर है, इसको जरूर पढ़िए। इसके बाद आने वाले ना सवाल को मेरी गारंटी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी सवाल आपसे बच नहीं पाएगा, चाहे जहाँ से कोई लेकर के आएगा, कहेगा सब सॉल्व कर दो, तुम ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दोगे इसको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने चल रहा हूँ मोल्टन स्टेट और एक्वस क्या होता है।
छी, मोल्टन और एक्वस, ठीक, एक्वस, ठीक है। तो मोल्टन और एक्वस क्या होता है, मेरी बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से मैं समझाऊंगा, इजी वे से, कोई टफ नहीं है। मैंने ये कहा कि मेरे पास NaCl है, नमक। देखिए नमक कैसा होता है, सॉलिड होता है, पक्का ना, एकदम बढ़िया से बताना। NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है। जी सर, मुझे पता है सॉलिड होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको करंट दूं, मतलब क्या है कि इसमें करंट लगाऊं ऐसे ना, प्लस माइनस लगा दूं, तो क्या ये नमक आपको करंट मारेगा? नेवर, कभी नहीं मारेगा, कभी नहीं मारेगा। अगर सूखा नमक है तो वो कभी भी आपको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। क्यों? क्या इसमें आयन है? सर Na+ और Cl- तो कहीं ना कहीं दिख ही रहे हैं, नहीं, ये अभी बंधे हुए हैं, है ना। जब तक, मैं एक बात बता दूं आपको, ध्यान समझिएगा, किसी भी कंडक्टर मतलब चालक में, धातु हो वो, तो उसमें जो करंट का प्रवाह होता है बाई किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फिर से हमने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई धात्विक पदार्थ है, तो अगर उसमें करंट प्रवाह होता है तो किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और अगर कोई सोल्यूशन है मेरे पास, बहुत फैक्ट की बात है, ध्यान रखना, लिख लेना एक एक बातों को, ना पता हो तो, अगर कोई सोल्यूशन है तो उसमें करंट का प्रवाह किसके कारण होता है? बताइए, आयनों के कारण। किसके कारण होता है? आयनों के कारण, धनायन और ऋणायन। समझ में आ गया? तो ये आपका फैक्ट बात है, याद रखना। तो मैं समझा रहा था सर मोल्टन और एक्वस क्या होता है, बहुत छोटी छोटी बहुत बेसिक बातें हैं, ये याद रख लेना। देखिए, अगर मैं यहां पर कहूं मोल्टन इसे कहते हैं, जैसे ये NaCl कैसा है? सॉलिड। कैसा है? सॉलिड। देखिए ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट से इसको लिक्विड स्टेट में, ध्यान समझना, सॉलिड स्टेट से इसको लिक्विड स्टेट में लाने के मेरे पास दो प्रोसेस हैं। पक्का? सर कौन कौन सा? पहला प्रोसेस ये है कि मैं इसको हीट दे दूं, हाँ या ना, मैं इसको गर्म कर दूं तो ये पिघल जाएगा, यस सर। दूसरा मेरे प्रोसेस ये है कि मैं इसमें H2O डाल दूं, जल डाल दूं, तो ये गल जाएगा, हाँ या ना। एकदम पक्का बात बताइए सर। बिल्कुल सर, मज़ा आ रहा ना तो लाइक कर देना वीडियो को, पक्का। अगर मज़ा आ रहा हो इस वीडियो को देखने में तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा तो थोड़ा बहुत कमेंट कर देना, अदरवाइज़ कमेंट ऐसा कर देना कि सर मज़ा नहीं आया, मैं और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कहिएगा सर मज़ा आ गया, 2 कमेंट करना है आपको, ठीक है। चलिए, हमने क्या कहा कि मुझे NaCl सॉलिड है, इसको लिक्विड में लाने के मेरे पास 2 प्रोसेस हैं, है ना। यदि मैं इसको हीट दे दूं तो ये लिक्विड में आ जाएगा, या मैं इसमें H2O डाल दूं जल, तो ये किस में आ जाएगा? लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब सॉलिड को, ठीक है, ये सॉलिड, इस सॉलिड को, ठीक है, NaCl को मैं हीट करके, ऊष्मा दे करके इसको लिक्विड में लाता हूं, तो यहाँ जो लिक्विड प्राप्त होगा उसे बोलेंगे मोल्टन स्टेट। क्या बोलेंगे? मोल्टन स्टेट। समझ में आ गया? यानी वो पिघली हुई अवस्था। मोल्टन मतलब क्या होता है? पिघली हुई अवस्था। क्या होते हैं ये? पिघली हुई अवस्था। तो डेट सॉल्व, क्लियर? क्या होता है मोल्टन? तो मोल्टन क्या होता है कि देखिए, जब इसको देखिए, ध्यान समझना मेरी बातों को, हमने ये कहा कि NaCl यहाँ पर ये सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो इसमें आप करंट लगा दीजिए, आपको करंट नहीं मारेगा। इधर करंट लगाइए, आप इधर से पकड़े रहिए, नहीं मारेगा। लेकिन अगर ये किस अवस्था में आ गया? मोल्टन या एक्वस, तो मोल्टन तो सर समझा दिए कि यदि मैं इसको हीट दे दूंगा तो ये पिघल जाएगा, और पिघलने पर जो लिक्विड प्राप्त हो जाएगा वही कहलाएगा मोल्टन। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्या है? एक्वस क्या होता है कि अगर हमारे पास ये NaCl है, यदि मैं इसमें जल डाल दूं, H2O डाल दूं, तो ये जो लिक्विड स्टेट में आएगा ना, उसको मैं नाम दूंगा एक्वस। क्लियर? एकदम फैक्ट। ऐसी छोटी छोटी बातों को कॉन्सेप्ट बनाइए, आगे चल कर के बड़ी हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा? इन छोटी छोटी बातों को अपना हथियार बनाइए, आगे चल कर के देखना इन्हीं का यूज होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब 2 फॉर्म में आ गया ना, यानी NaCl 2 फॉर्म में हो सकता है, एक मोल्टन और एक एक्वस। एक्वस को हम शॉर्ट फॉर्म में AQ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AQ। पूरे रिएक्शन में, पूरे केमिस्ट्री में,
ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरे में कहीं ना कहीं एक्वस AQ लिखा रहता है। तो AQ का मतलब यही है कि उस सेल में जो कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन यूज हुआ है उसके साथ कहीं ना कहीं जल का मिक्सचर किया गया है। किसका मिक्सचर किया गया है? जल का। तो वो एक्वस फॉर्म में आ गया। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए, अब ये करंट क्यों नहीं मारा था? सॉलिड था। तो जब इसको मोल्टन या लिक्विड यानी इसमें मोल्टन अवस्था में ला दिए या एक्वस अवस्था में इसको कर दिए, है ना, एक्वस बना दिए, तो होता है क्या है कि यानी प्लस और प्लस Cl माइनस अपने आयनों में ये क्या होता है? टूट जाता है। यानी इनके बीच जो प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट थे, प्यार मोहब्बत था, वो सब क्या होता है? खत्म हो जाता है और दोनों फ्री हो जाते हैं। समझ में आ गया? दोनों क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं। और फ्री होने के कारण ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को यानी करंट का क्या करते हैं? आवेशों का फ्लो करवाते हैं। क्लियर हो गया? तो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं मारा? मोल्टन एक्वस स्टेट में आपको करंट क्यों लगा 440 का? क्लियर हो गया? तो ये छोटी छोटी बातें मैं पहले बता रहा हूँ, इन सबको क्लियर करते चलो। समझ में आ गया? तो मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट समझ में आ गया? जी सर। आगे चलते हैं, मिटा दूं इसको। चलिए, उसके बाद मैं एक शब्द और बोला था, ऑक्सीडेशन। क्या बोला था? ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस बात को आज मैंने कहा ना, सिर्फ और बेसिक लेक्चर है। बेसिक, एकदम बेसिक है। जो छोटी छोटी बातें मिलकर के आगे चल के बहुत बड़ी होंगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन तो बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में ON कह दें, ON, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता होना चाहिए। बहुत ईजी बातें हैं, क्लास 11th का है, पता होना चाहिए। लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैं बताऊंगा, मेरे ये गारंटी है। ठीक है। चलिए, तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी दो एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, कोई भी दो एलिमेंट जैसे यानी, और यहाँ पर क्या है? Cl। ठीक है ना। यहाँ पर यानी और यहाँ पर क्या है? Cl हुआ। तो NaCl कब मिले होंगे? ये बॉन्ड, ये यानी कि Na और Cl आपस में मिले होंगे, तो जब Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर क्या रहा होगा? माइनस। ऐसा ही तो होगा, बोलो। Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस रहा होगा, तभी तो ये आपस में मिले होंगे। हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा, ये मिले हैं तो इन्होंने किया क्या? अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट किया, और क्लोरीन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। किया ना? बोलो जी। तो किसी भी जो है कह सकते हैं कंपाउंड में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, ध्यान समझना, जितने इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, वही नंबर ही आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आया? वही नंबर ही क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे सोडियम ने, ठीक ना, बॉन्डेड स्टेट में, ये भी ध्यान रखना, बॉन्डेड यानी जब बंद बनाया हो तब, अगर कहीं ऐसा सोडियम पड़ा हो, कह दो सर जी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो बहुत मारे जाओगे, 0 होगा। ठीक है। बॉन्डेड स्टेट में हमने क्या कहा? बॉन्डेड स्टेट में, यहाँ पर, ठीक है ना, बॉन्डेड स्टेट में इसके ऊपर जो प्लस या माइनस है, ठीक है ना, वही उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर यहाँ पर ये Na प्लस लिखा है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो बताओगे +1। Cl माइनस लिखा है, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो आप बताओगे -1। क्या क्लियर हुआ? तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें ज्ञात करने के लिए कुछ हम एलिमेंटों को लिख रहे हैं, उन एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन मैं आगे आपको बता दे रहा हूं। देखिए, ठीक है, ध्यान समझना। अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? कुछ एलिमेंट हमारे ऐसे भी होते हैं जो क्या हों? फ्री हों, उनसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अकेला रहना चाहते हैं। उन सभी एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। जैसे मैं यहां पर कह दूं Na, ठीक, Cl है,
और Na हो गया, Cl हो गया, ठीक है, F हो गया, ठीक है, Mg हो गया, ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं जो अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, इनको किसी से मतलब नहीं है, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। क्या समझ में आ गया? इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, ठीक है। अच्छा, और एक बात सुनिए, यहाँ पर एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का हम कोई दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं। बॉन्डेड स्टेट में मैं अगर कहूँ, बॉन्डेड स्टेट में, ठीक, जैसे मैं ये कह दूं कि ए और बी आपस में बॉन्ड हुए हैं, क्या हुए हैं? बॉन्ड, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों बॉन्ड में हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसकी क्या क्या टेंडेंसी बनती है, ध्यान समझना, क्या क्या टेंडेंसी बनती है। टेंडेंसी ये निर्भर करता है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, यानी इनकी विद्युत ऋणात्मकता पर। ध्यान समझिए मेरी बातों को, कि अगर दो एलिमेंट आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाए हैं, ध्यान समझना, दो एलिमेंट आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, तो बॉन्ड अगर बनाए हैं ना, तो वो दोनों एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं। बात समझना, मैंने ये कहा कि दो एलिमेंट मिलकर के आपस में बॉन्ड बना लिए हैं, तो वो दोनों एलिमेंट आपस में सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम एलिमेंटों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, डिफरेंट एलिमेंटों की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। बात समझ में आ गया जी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ये क्लास 11th में पढ़े होंगे, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। अगर नहीं करते हो तो थोड़ा सा क्लास 11th की बुक उठा लेना, ठीक है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर ए और बी के दो कंडीशन हैं। अगर ए की विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से क्या होगी? ज़्यादा। पॉइंट नंबर 1, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा होगा तो साझे के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी ने, साझे आपस में किए थे। तो अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, या मैं ऐसा लिख दूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ध्यान समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। बात समझ में, यानी ए की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है किससे? बी से, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा? ए ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ए ले जाएगा। तो उस कंडीशन में ए के ऊपर नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर मैं -1 कर दे रहा हूँ, प्लस इसके ऊपर बी के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ? यानी ये यहाँ पर जो खेल है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। दूसरा, यदि मैं ये कह दूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, यानी अब की बार क्या हुआ? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा? बी ले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस प्लस ए प्लस। क्या समझ में आ गया? यानी इसके ऊपर माइनस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पा रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो तकलीफ होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो होता है नेगेटिव, और नेगेटिव जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगली बात, अगर ये मैं कह दूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, बात समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा? साझे के इलेक्ट्रॉन को दोनों बराबर बराबर अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। बात समझ में आया? अर्थात ए के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और बी के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन अपना अपना चला जाएगा तो यहाँ पर कोई भी चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि ए की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर बी का ऑक्सीडेशन नंबर -1, ए का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पर ए और बी दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0। समझ में आ गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दो एलिमेंटों में, ठीक है ना, जो दोनों एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाए हैं उसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और किसकी कम। जिसकी ज़्यादा वो ले जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो जिसके ऊपर से चला जाएगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब पहला कंडीशन, इसकी एग्जांपल सर बताइए। देखिए इसके एग्जांपल, ठीक है, कैसा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इसका इतना हो। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान समझना। जैसे मैं ले लूँ HCl ने बॉन्ड बनाया होगा तो ये H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना। अब दुनिया जानती है कि Cl होता है बहुत ही बेईमान, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो क्या है? बेईमानी की चरम सीमा है।
जो व्यक्ति बेईमान वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ऐसा समझ लो। जो इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता बेचारे की कम होगी, उससे इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इस कंडीशन में, ठीक है ना, ये जो साझे के दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक हाइड्रोजन ने दिया था, एक क्लोरीन ने, तो साझे के इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा, Cl ले जाएगा। तो Cl ले जाएगा तो Cl के ऊपर एक माइनस और प्लस H के ऊपर एक प्लस आ गया। बात समझ में आ गया जी। तो यहाँ पर Cl क्या ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इसका +1 हो जाएगा। बात समझ में, ये कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में इसी का अपोजिट समझ लो। यहाँ पर बराबर में क्या होगा, देखिए बराबर में ऐसा होगा जैसे मैं कह दूँ बॉन्ड बनता हो एग्जाम्पल में N2 O2 H2 Cl2, इन सभी में जैसे नाइट्रोजन ने क्या किया होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन को साझा किया होगा। ऑक्सीजन ने आपस में डबल बॉन्ड का साझा किया होगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने साझा किया होगा। Cl और Cl ने आपस में साझा करके बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब साझे के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों बराबर है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, यहाँ भी कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पर कहीं नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन साझे पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा होगा तुम अपना लेके चल दो, हम अपना लेके चल देते हैं, बाकी हम देंगे नहीं, वो ले भी नहीं पाएगा कोई। इन सभी कंडीशन में इन सभी एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, पहला रूल। दूसरा रूल ये भी है कि हमने कहा ना, अगर कोई फ्री एलिमेंट है विदाउट बॉन्डेड स्टेट में, जैसे हमने कहा था ना सोडियम, कैल्शियम, है ना, चलो मैग्नीशियम, अगर ऐसे अकेले पड़े हुए हैं, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0, याद कर लेना है, ठीक है। क्या होगा, 0। समझ में आ गया। चलिए अब मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से आपको क्या कराता हूँ, रिलेट कराता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर किसका कितना होगा। तो पॉइंट नंबर एक, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, ग्रुप नंबर 1। अब ग्रुप नंबर में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन को पहले छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा मैं भी करूंगा। हाइड्रोजन की अगर छोड़ दीजिए तो बनता है लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। सर जी मैग्नीशियम कहाँ आएगा, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरान का आज क्या हुआ यार, सॉरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यदि ध्यान समझना, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना। यदि ये सभी एलिमेंट ऐसे अकेले रहते हैं, इन सभी एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन यदि ये किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, बॉन्डेड स्टेट में हैं, तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। यानी बॉन्डेड स्टेट में इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर =+1 होगा। समझ में आया कैसे। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए NaCl का एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये ना, तो NaCl ने क्या किया होगा, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके ऊपर कितना आ रहा है, +1 आ रहा ना, समझ में आ गया। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर बॉन्डेड स्टेट में कितना होता है, +1। क्लियर होगा। चलिए इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ, हाइड्रोजन को अभी मैंने छोड़ रखा है क्योंकि आवारा है, अभी मैं इसका पूरा डिटेल करूँगा। अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 2 में, ठीक ना, यानी वर्ग नंबर 2 में, तो वर्ग नंबर 2 में क्या कहता है, वो फार्मूला याद करो, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, रोए वाला भी नहीं लिखेंगे। यानी ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट हैं वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, ये तो हैं 5 एलिमेंट। जी सर। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि अकेली ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हों तो इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन यदि ये किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में है, कैसे हैं, बॉन्डेड स्टेट में, जैसे मैं अगर बात करूं BaCl2, बेरिलियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, बॉन्ड बने हुए ना, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें +2 होगा। कितना होगा, +2। सर बताइए कैसे, जल्दी बताइए। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इसी का MgCl2 हुआ। Mg का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 2,8,2। बात समझ में आ गया। किसी तरीके से अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाना, और जानते हो कि कोई भी जो एटम होता है वो अपने
आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। और यहाँ पर देखो Cl कितना है, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर 287, हो गया 287। अगर किसी तरह इसको एक मिल जाए, किसको एक मिल जाए तो क्या होगा, क्या होगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर 2 Cl है तो Mg अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 Cl को, अगला इलेक्ट्रॉन अगले Cl को दे देगा। तो इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, इसके कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए। इसलिए ध्यान समझना, इसलिए यहाँ पर इन सभी की बॉन्डेड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 2। तो सर क्या बताइए, Cl का भी -2 हो जाएगा? नहीं, Cl का -1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही रहेगा। क्या समझ में आ गया? जी सर। अगला बात करिए सर हाइड्रोजन की, बताइए जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं इस लेक्चर में। चलिए, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये बहुत ही बड़ा बेवफा है ना। मतलब जिसे देखा जिसकी तरफ उसी तरफ मुड़ गया ना, जैसे तुम लोग हो, है ना, सही है कि नहीं? जो ज़्यादा बढ़िया पढ़ाएगा उसी की तरफ मुड़ जाओगे, ऐसा होता है। ऐसा करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए। जहाँ ठीक है, यहाँ आपको समझ आ रहा है तो इस लेक्चर को पूरा देखिए, नहीं आता तो इसकी मार के हट जाओ, ठीक है, ये आपकी स्वतंत्रता है भाई, है ना। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन है, जहाँ रुपया देखता है उसी तरफ चल देता है, जहाँ नहीं पाता भाग आता है। देखो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है, एक +1 करता है और -1। कैसे? देखिए, अगर हाइड्रोजन किसी, जैसे यहाँ पर HCl है ना, बोलो समझ में आ रहा है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, और क्या हो गया, और HNO3 हो गया। इन सभी में देखो बेचारा बहुत ही तनहा जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जिसके साथ जुड़ा है ना, बहुत बेईमान व्यक्ति है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन में, हाइड्रोजन तो ईमानदारी का कार्य करता है, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर साझे का इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन ले जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? -1। क्या जाएगा? -1। तो इन सभी के साथ यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कि भैया इन सभी में, सॉरी, ये हो गया H+Cl- था ना, तो साझे का इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? Cl। तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो इन सभी में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? +1 होता है। क्या क्लियर हो गया? कब +1 प्रदर्शित करेगा? जब वो अपने से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से के साथ, यानी अपने से ज़्यादा, ठीक है ना, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से जब वो जुड़ा होगा अपने से ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन को खो देगा, और इलेक्ट्रॉन को खो देगा तो अकेला बैठ के रोएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके ऊपर क्या बच जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये +1। सर -1 कब करता है, जल्दी बताइए, ये भी रहा नहीं जा रहा है। जैसे NaH2 है कि नहीं, बोलो, यह सोडियम हाइड्राइड NaH2 कर दें, सोडियम 1 2 कैंसिल, NaH रहेगा, NaH सोडियम हाइड्राइड, ये है NaH। अच्छा, NaH में क्या होगा? सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए कितना होता है, बताइए, 11 होता है इसका, तो 2,8,1 सोडियम का 1 ही होता तो हो जाएगा 1। अब क्या होगा? अब ये एक सोचता है मेरा एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से कोई ले सामने वाला, तो मैं फ्री हो जाऊं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा, तो H के ऊपर हो जाएगा माइनस, आया कि नहीं? बोलो जी सर। तो इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। कहने का मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन, ध्यान समझना, जब हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से जुड़ेगा, उस कंडीशन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? जी सर। देख लेते हैं, लेक्चर अगर लंबा हो रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं पर रॉप अप करता हूँ। जी सर, लंबा हो रहा है तो देखिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर का मैं स्टार्ट बता दूँ मैं कहाँ से करूँगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट जो कि सबसे बड़ा बेवफा है वो कौन? ऑक्सीजन। बहुत ज़्यादा बेईमान है ना। उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान समझना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 to -2 तक, +2 से -2 तक वेरी करता है। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2, इतना हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये कैसे होगा इसको हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। इसको सिखाने के बाद जस्ट मैं
अगला जो लेक्चर नंबर 2 ही में मैं इसको सिखाने के बाद आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा गैल्वेनी सेल या डेनियल सेल कैसे निर्माण होता है। तो लेक्चर नंबर 2 देखना ना भूलें। तो ये आज था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ट्रेलर और मूवी शुरू होगी लेक्चर नंबर 2। तो तब तक के लिए धन्यवाद।